नमस्कार बेटा, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न, खंड ए, बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ बेटा 5 मार्च 1931। नेक्स्ट प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। 1909 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर 3, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? बेटा भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? बेटा बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किया जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने और प्रकाशन किया था फिर गंगाधर भट्टाचार्य ने। आंसर अपना सही हो जाएगा। एडिटर पूछा गया है, एडिटर थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? बेटा भारत में है बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है जन्म पर। नेक्स्ट प्रश्न, कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है? उपभोक्ता शोषण का मूल कारण माना जाएगा अशिक्षा, जानकारी का अभाव। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? आप सभी को पता है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए और उद्योगों की स्थापना के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? बेटा जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? बेटा लौह अयस्क अनवीकरण योग्य संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी व्यापार बेटा दो देशों के मध्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक गिरमिटिया नाम से जाने जाते थे। धर्म को राजनीति, तीसरा धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द गांधी जी ने कहे। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न, सहकारी समितियां क्या होती है? बेटा जो सहकारी समितियां हैं कम ब्याज दरों पर कृषि कार्य हेतु ऋण उपलब्ध करवाती है, कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित होती है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, कोई एक कारण लिखिए। बेटा इसलिए इसे आधुनिक औद्योगिक युद्ध इसलिए कहा गया है कि इस युद्ध में विश्व के अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे और पहली बार इसमें भीषण नरसंहार के नवीनतम अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो आदि औद्योगिकरण का अर्थ है इंग्लैंड में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था और ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था और इस समय को आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता था। जूट का क्या उपयोग है? जूट को बेटा सुनहरा रेशा भी कहा जाता है और इसका उपयोग टाट या बोरी बनाने के लिए किया जाता है। आपके अनुसार बाढ़ रोकने का एक उपाय बताइए। बेटा बाढ़ रोकने के लिए जो नदियाँ होती है उस पर बांध बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, व्यापार किसे कहते हैं? बेटा व्यापार का अर्थ होता है व्यक्ति, क्षेत्र
या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय दल क्या है? राज्य विधानसभा के चुनाव में 6% मत प्राप्त करने वाला दल, या फिर जिसने राज्य विधानसभा के चुनाव में 2 सीटें प्राप्त की है, उसे क्षेत्रीय दल की मान्यता, राज्य दल की मान्यता दी गई है और इसे क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के कोई 2 लाभ बताइए। बेटा, लोकतंत्र का पहला लाभ है व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखता है, और दूसरा लाभ है विविधताओं का सामंजस्य होता है। लोकतंत्र की 2 चुनौतियां लिखिए। बेटा, लोकतंत्र की चुनौती की अगर अपन बात करें तो पहली चुनौती है लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती, और दूसरी चुनौती है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? बेटा, किसी अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रकों के उत्पाद के कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला प्रश्न, तृतीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? व्यवसाय के 3 क्षेत्रक होते हैं। तृतीयक क्षेत्रक का अर्थ होता है, जो तृतीयक क्षेत्रक होता है वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन किया जाता है। तृतीयक क्षेत्रक में वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन किया जाता है, जैसे कि बीमा, बैंकिंग, परिवहन, भंडारण आदि। अगला प्रश्न, शिशु मृत्यु दर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु को प्राप्त होने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, खंड ब, प्रश्न संख्या 4 से 16 के उत्तर, शब्द सीमा 50 शब्द। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस की 1848 ईस्वी की क्रांति की 2 विशेषताएं लिखिए। बेटा, 1848 की क्रांति की विशेषता फ्रांस को गणतंत्र घोषित करवाना, और दूसरा 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को मताधिकार प्रदान करना, महिलाओं को नहीं। अगला प्रश्न, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? बेटा, ब्रेटन वुड्स समझौते से विश्व में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, और इसके तहत 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई, और एक निश्चित दरों पर आधारित राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्थाओं को परस्पर जोड़ने वाली व्यवस्था शुरू हुई, और इसे ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सुभेद्य जातियां क्या होती है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। सुभेद्य जातियां वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है, सुभेद जातियां कहलाती है यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली, और अगर इनकी संख्या घटती रहती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, यथा नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन आदि। अगला प्रश्न, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 लाभ बताइए। बेटा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 लाभ है सिंचाई सुविधा, पेयजल, मत्स्यायन, विद्युत उत्पादन, कोई भी 2। अगला प्रश्न, रबी और खरीफ फसल किसे कहते हैं? रबी और खरीफ की फसल, रबी फसलों की बुआई शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य की जाती है। रबी की मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई के महीनों में बोई जाती है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें आदि प्रमुख खरीफ फसलें हैं। अगला प्रश्न, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। स्थानीय व्यापार, जब कच्चा माल, निर्मित वस्तुएं या सेवाओं का आदान प्रदान एक क्षेत्र विशेष या स्थानीय कस्बों, गाँव के लोगों के द्वारा स्थानीय रूप से किया जाता है तो इसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर अपन बात करें तो कच्चा माल या सेवाओं का आदान प्रदान किन्हीं 2 देशों के मध्य होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी भी देश के आर्थिक विकास का सूचक होती है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? बेटा, लोकतंत्र की अगर अपन बात करें तो सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, और दूसरा, लोकतंत्र में शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है जो इसका प्रयोग निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करती है,
और इस प्रकार सभी समूह सत्ता में भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं, जिससे कार्य कुशलता बनी रहती है। और इसलिए भी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र शासन प्रणाली समानता की पोषक शासन प्रणाली है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा होती है, स्थानीय स्वशासन का विकास होता है। किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है? बेटा, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह अपनी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर कर सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा कर लोकतंत्र को मजबूत करती है। तो इस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। नेक्स्ट प्रश्न, दबाव समूह और आंदोलन में अंतर बताइए। दबाव समूह और आंदोलन में अंतर। दबाव समूह और आंदोलन में प्रमुख अंतर है। दबाव समूहों का संगठन मजबूत होता है, जबकि आंदोलनों का संगठन ढीला ढाला होता है। दबाव समूह में फैसले औपचारिक ढंग से लिए जाते हैं, जबकि आंदोलन में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं। दबाव समूह के फैसले आंदोलनों के फैसले की तुलना में कम लचीले होते हैं। दबाव समूह सुनियोजित होते हैं और आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो। आर्थिक विकास का अर्थ। आर्थिक विकास का अभिप्राय लोगों के जीवन को पहले से बेहतर बनाना है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा। बेटा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा होती है एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जबकि प्रति व्यक्ति आय का अर्थ होता है राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला प्रश्न, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर कीजिए, विभेद कीजिए। खुली बेरोजगारी का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता है किंतु उसे रोजगार या काम नहीं मिल रहा, पूरी तरह व्यक्ति बेरोजगार है। इसके विपरीत प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप पूरा काम नहीं मिल पाता। वे रोजगार में लगे हुए तो दिखाई देते हैं किंतु उनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता। खुली बेरोजगारी स्थायी प्रकृति की होती है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, समझाइए। आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को हम इस प्रकार से उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कपास है, उसे यदि गेहूं की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा जिसके पास गेहूं है और उसको कपास की आवश्यकता है। व्यवहारिक जीवन में इसे दोहरे सहयोग मिलना कठिन है। मुद्रा के द्वारा उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं की विनिमय दर निर्धारित होती है। अतः कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर उस मुद्रा से अन्य वस्तु क्रय कर सकता है। तो इस प्रकार मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की आवश्यकता को समाप्त करती है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। बेटा, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1960 के दशक से शुरू हुई। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाने लगा। इसके पश्चात उपभोक्ता दलों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण हेतु वर्ष 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को जारी किया, जिसको कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत उपभोक्ता अदालतों का गठन किया गया, किंतु लोगों को इसके संबंध में पूरी जानकारी नहीं है और इन अदालतों की कार्यप्रणाली भी अत्यंत जटिल और लंबी, जिससे लोग अपील करने में रुचि नहीं लेते। खंड से क्वेश्चन नंबर 17, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए। उदारवादी शब्द लैटिन भाषा के मूल लाइबर शब्द पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। तो उदारवादी राष्ट्रवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के सामने सबकी बराबरी। उदारवादी राष्ट्रवाद निरंकुश शासन का विरोधी था और शासकों और पादरियों के विशेष अधिकारों की समाप्ति पर जोर देता था। संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थक था।
उदारवादी निजी संपत्ति की स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे और इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व था व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे अधिक जोर। अगला प्रश्न, संसाधन किसी भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई 3 तर्क बताइए। संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई 3 तर्क बताइए। बेटा बिल्कुल सही है। संसाधन किसी भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधन का अर्थ है मानव के उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, संसाधन कहलाते हैं। लेकिन आज संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा करने की आवश्यकता है। पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं को योग्य बनाया जा सकता है प्रौद्योगिकी के द्वारा। अगर हम बात करें तो आज जो देश आर्थिक विकास के मामले में आगे हैं वे वही देश हैं जिनके पास महत्वपूर्ण संसाधन है या महत्वपूर्ण संसाधनों का दोहन करने के लिए तकनीक पाई जाती है। हम भारत के राज्यों की बात करें, भारत में भी संसाधनों में विविधता पाई जाती है। कुछ राज्य ऐसे जहाँ पर संसाधन बहुत अधिक हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। और कुछ राज्य ऐसे जहाँ पर संसाधनों की कमी है, जैसे कि लद्दाख का शीत मरुस्थल। तो उन्हीं क्षेत्रों का विकास हो पाया है जो संसाधन में जिन राज्यों में या जिन देशों में संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति, क्या आप इस कथन से सहमत है? कोई 3 तर्क दीजिए। भारत में राजनीति में जाति अर्थात भारतीय राजनीति में जातिवाद है। जैसे कि उम्मीदवारों का चुनाव जातियों की संख्या के हिसाब से होता है। भारत में जब राजनीतिक दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करते हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखते हैं ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए उस जाति की वोट पड़ जाए। इसके अलावा सरकार के गठन में भी जातियों को प्रतिनिधित्व देना। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों के लोगों को उचित स्थान मिले। इसके अलावा बेटा ये कि वोट मांगते समय भी या चुनाव का प्रचार करते समय भी उसी जाति के प्रचारक को भेजा जाता है। फिर बाद में करते हैं भारत में जाति के अंदर राजनीति है। भारत में जाति के अंदर भी राजनीति पाई जाती है। चूँकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसीलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों के साथ समझौता करती है। एक ही जाति के अमीर और गरीब लोगों के बीच में मतभेद रहता है, वे अलग अलग दलों का समर्थन करते हैं। एक जाति के लोग अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में अलग अलग दलों में विभाजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है। नेक्स्ट प्रश्न, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसे संभव बनाने वाले कारक बताइए। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, अर्थात विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ना वैश्वीकरण कहलाएगा। अब वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों में सबसे पहला नाम अपन बता सकते हैं प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इसी के तहत ले सकते हैं। इसके अलावा पूंजी का प्रवाह, व्यापार का प्रवाह, वस्तु और सेवाओं का प्रवाह, तो ये सब कारक है जो वैश्वीकरण को संभव बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, खंड 10, सामूहिक अपनेपन की भावना ने राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? सामूहिक अपनेपन की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक अपनेपन की भावना का विचार दिया और इन्होंने सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए कुछ कदम उठाए। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को लोगों तक पहुंचाया। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना। एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा। नई स्तुतियों की रचना की गई, शपथें ली गई ताकि राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन मिले। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना। क्षेत्रीय बोलियों को बढ़ावा नहीं दिया गया, उनके स्थान पर फ्रेंच संपूर्ण देश की भाषा बन गई। तो इस प्रकार सामूहिक अपनेपन की भावना ने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में भी फैल गया? असहयोग आंदोलन बेटा दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की सहमति हो गई और जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। सबसे पहले असहयोग आंदोलन शहरी मध्यम वर्गीय क्षेत्रों में फैला। शहरी मध्यम वर्गीय क्षेत्रों में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किया गया। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने विद्यालय महाविद्यालय छोड़ दी, अध्यापकों ने स्कूलें छोड़ दी, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया,
मद्रास के अतिरिक्त अधिकांश प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। शीघ्र ही असहयोग आंदोलन ग्रामीण इलाकों में आदिवासी लोगों में फैलने लगा। ग्रामीण इलाकों में अवध में बाबा रामचंद्र के द्वारा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया। किसानों के लिए असहयोग आंदोलन था लगान नहीं देना। फिर इसके पश्चात अगर अपन बात करें आदिवासियों की, तो आदिवासियों का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया और जंगलों में वापस प्रवेश करना शुरू कर दिया। और आदिवासियों ने अपनी इन समस्याओं का हल असहयोग आंदोलन में ढूंढा। बागानी मजदूरों के लिए असहयोग आंदोलन का अर्थ था कि वे अपने खुले स्वतंत्र रूप से बागानों के बाहर आ जा सके, अपने गांवों से संपर्क रख सके। तो इस तरह असहयोग आंदोलन का अर्थ असहयोग आंदोलन शहरों से चल करके शीघ्र ही देहात में और फिर बागानों में फैल गया। संघवाद क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। संघवाद का अर्थ, संघवाद अर्थात संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र और इसकी इकाइयों के बीच शासन सत्ता विभाजित होती है। सत्ता का 100 से अधिक स्तरों पर विभाजन होता है। अब अगर अपन बात करें तो इसकी मुख्य विशेषताएं, सरकार के 2 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अलग अलग अधिकार क्षेत्र, संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने का अपना अपना अधिकार होता है। संवैधानिक मान्यता, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व, शक्तियों और अधिकारों की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। न्यायालय की सर्वोच्चता, संघीय शासन व्यवस्था में न्यायालयों को संविधान और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। वित्तीय स्वायत्तता होती है, संघीय शासन व्यवस्था में वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से, इनके गठन की प्रक्रिया बताइए। स्थानीय शासन व्यवस्था के को 2 भागों में बांटा गया, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन। पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होता है। इसके अलावा जो जिला परिषद होती है उसका मुखिया जिला प्रमुख।